मिल रहा था वो चारा का एक केंद्र खालिस्तानी भी था और खालिस्तानी का वो चैप्टर, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई है। और दूसरा, पाकिस्तान में जो हत्याएं हुई हैं जिन आतंकवादियों की, उनके सौजन्य से भी नकली नोटों के कारोबार और ड्रग का कारोबार, हथियारों का कारोबार चल रहा था। कश्मीर के युवाओं को भ्रमित करने का कारोबार चल रहा था, धंधा चल रहा था। भारत के मुस्लिम युवाओं को इंटॉक्सिकेट करने का धंधा चल रहा था। इस तरह के कंटेंट बनाए जा रहे थे ताकि भारत के मुस्लिम युवा उनके नैरेटिव में आ जाएं। बड़े बड़े पढ़े लिखे इंजीनियर्स युवा उनके नैरेटिव में आने लगे थे। यह पूरी की पूरी प्लानिंग चल रही थी। अब पाकिस्तान में एक तरफ उन आतंकवादियों पर अज्ञात लोगों का हमला टॉक ऑफ द टाउन बन गया, पूरी दुनिया में बन गया। और जब ये हमले शुरू हुए तो अमेरिका में बेचैनी छाने लगी कि ये क्या हो रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी को लगने लगा कि ये कौन सवा शेर आ गया। सवा शेर इस देश में आज से नहीं, पिछले 50-60 वर्षों से काम कर रहा है। 1968 में RAW का गठन हुआ और 1971 का जो वॉर था, कहा जाता है कि 1971 के वॉर में RAW की बहुत बड़ी भूमिका थी और बड़ी प्लानिंग के तहत उन्होंने एक नए देश का निर्माण करवा दिया और ये काबिलियत पेश कर दी RAW ने कि उनकी काबिलियत क्या है। इसलिए RAW के ऊपर भरोसा रखिए। RAW ने अब कमर तोड़ना शुरू कर दिया है और जैसा मैंने कल आपको बताया था कि लोहा से लोहा कटने वाला है, वही काटने की पूरी तैयारी हो रही है। अब आप इशारा समझ रहे हैं। इशारा यह है कि कनाडा, पाकिस्तान और मुंबई के इस पूरे लिंक को, इस पूरे रीढ़ को तोड़ दिया गया है। और यह कोई कानूनी दांवपेच से नहीं चल सकता है कि आपने गिरफ्तार किया, हियरिंग शुरू हुई, फिर उसे सजा मिल गई। ये RAW इसमें यकीन नहीं करता है, भारत की खुफिया एजेंसी इसमें यकीन नहीं करता है। RAW को एक ही मैंडेट है, अपने देश की सुरक्षा हर हालत में करना, अपने जान को दांव पर लगा के करना। और वो काम बाखूबी हमारा खुफिया एजेंसी, हमारी सारी खुफिया एजेंसियां बखूबी तरीके से निभा रही है। और भारत को एक प्रोटेक्ट करने वाले स्टेट के रूप में, कि भारत की क्षमता है जो खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है, इसकी छवि पूरी दुनिया में बना रहा है। और ये उसी का एक्सटेंशन दिख रहा है अब आपको। इसलिए दहशत हो गई है भाईजानों में कि ये मामला, हमारे जो 2 कौड़ी की जो गुंडागर्दी चला करती थी कि हम ये बोलते थे कि फलाने का फिल्म रिलीज होगा, फलाना एक्टर होगा, फलाना म्यूजिक डायरेक्टर होगा, फलाना डायरेक्टर होगा, फलाना प्रोड्यूसर होगा। अब ये सब खेल खत्म, ये सारे चैप्टर खत्म। क्योंकि ड्रग के कारोबार, आप देखिए, ये कोई संयोग नहीं है। पिछले महीने 13,000 करोड़ के, इसी महीने बल्कि ये जो खत्म हुआ है अक्टूबर, पिछले महीने 13,000 करोड़ रुपए के ड्रग की बरामदगी हुई है। 13,000 करोड़ रुपए के। और पिछले महीने ही बाबा सिद्दीकी की हत्या होती है और पिछले महीने ही लॉरेंस बिश्नोई हत्या की जिम्मेदारी लेते हैं। हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई लेते हैं, कोई बहुत ज्यादा खंडन नहीं इसका होता है। खुफिया एजेंसी अभी जांच कर रही है, मुंबई पुलिस जांच कर रही है, बाबा सिद्दीकी की हत्या में शामिल कौन है। ये जांच का रिपोर्ट जब तक आएगा तब तक समझिए कि सामने से लॉरेंस बिश्नोई रहेंगे। अगर बाबा सिद्दीकी की हत्या गैंगवॉर में हुई है, रियल एस्टेट कारण है, तब भी शायद लॉरेंस बिश्नोई का ही नाम चलता रहेगा। इसको कहते हैं प्लानिंग। और ये प्लान तैयार हो गया। लॉरेंस बिश्नोई अब मुंबई के अंडरवर्ल्ड में पेनिट्रेट कर गया है। आज तक जिसने फिरौती मंगवाई, आज तक जिसने फिरौती उठाई, अब उनसे लॉरेंस बिश्नोई फिरौती मांगने की हिमाकत करने वाला है, कर रहा है। हिमाकत करने वाला नहीं है, कर रहा है।
उनके शूटर नोएडा से, उनके शूटर मुंबई से रोज सलमान खान को धमकी दे रहे हैं। आगे ये गैंगवॉर कैसे बढ़ने वाला है, इसके ऊपर खुफिया एजेंसी की नजर है। खुफिया एजेंसी ये देखना चाहती है कि रियल एस्टेट का गैंगवॉर, क्या छोटा शकील का आदमी आज भी मुंबई दक्षिण में काम कर रहा है? क्या दाऊद का आदमी आज भी रियल एस्टेट मुंबई दक्षिण में काम कर रहा है, या उन्होंने और पेनिट्रेट किया है? बाबा सिद्दीकी और दाऊद के बीच में रिश्ते तो ठीक हो गए थे, क्या अभी भी रिश्ते गड़बड़ चल रहे हैं? कोई है जो इस दोनों के बीच में रिश्ते को खराब कर गया है? और ये मामूली हत्या नहीं है, ये रियल एस्टेट की राइवलरी की हत्या है। नाम हो रहा है लॉरेंस बिश्नोई का, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग इस पूरे प्रकरण में अपने लिए एक बहुत बड़ा अवसर देख रही है, और वो अवसर है माया नगरी पर पूरी तरह से कब्जे की। एक तरफ बाबा सिद्दीकी को रास्ते से हटाया जाता है, और दूसरी तरफ हजारों करोड़ रुपए के ड्रग को सीज करके उसकी कमर तोड़ी जाती है। धंधा को मंदा कर दिया गया। ये दोनों चीज एक साथ चल रहे हैं, और ये महज संयोग नहीं है। एक तरफ बाबा सिद्दीकी रास्ते से हट रहे हैं, दूसरी तरफ ड्रग का जो कारोबार है उसके ऊपर चौतरफा अटैक हो रहा है। 13 हजार करोड़ रुपए के ड्रग को सीज किया जा रहा है, उसकी कमर तोड़ी जा रही है, पूरा धंधा चौपट किया जा रहा है। और ऊपर से उनके जो फ्रंटमैन होकर के काम कर रहे थे, सफेद पोश बन करके, एक्टर के शक्ल में, एक्टिंग करने के शक्ल में, उनके ऊपर अब अटैक की सीधी सीधी धमकी हो रही है। इसको कहते हैं कमर तोड़ना, और इसलिए यह पेनिट्रेशन हो रहा है। अब आप कहेंगे कि क्या इसमें कोई सरकार की भूमिका है? सरकार इन सब चीजों में शामिल नहीं होती। इंटेलिजेंस एजेंसी अपना काम करते रहती है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं इंटेलिजेंस एजेंसी का। अमेरिका की सीआईए ने, जो उनका सबसे धुर विरोधी कंट्री था, धुर विरोधी देश था, वो था क्यूबा। और क्यूबा में आपको मालूम है कि एक लेफ्टिस्ट सरकार थी फिडेल कास्ट्रो की। बाद में फिडेल कास्ट्रो ने अपना सत्ता हस्तांतरण किया, अपने भाई राउल कास्ट्रो को दिया। ये और बात है कि बाद में वो एक पारिवारिक पार्टी के रूप में रह गई क्यूबा, लेकिन जब फिडेल कास्ट्रो बने थे तो उन्होंने जो मॉडल बनाया था अपने देश के लिए, वो बहुत ही कारगर मॉडल था और बहुत पॉपुलर नेता थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे वो एक डिक्टेटर बने, प्रधानमंत्री भी बन गए, राष्ट्रपति भी बन गए, सब कुछ वही बन गए। और उसके बाद सत्ता का जो हस्तांतरण किया वो राउल कास्ट्रो को किया, अपने छोटे भाई को किया। लेकिन फिडेल कास्ट्रो की हत्या करवाने के लिए अमेरिका ने क्या क्या धत्कर्म किए, क्या क्या कुकर्म किए। अमेरिकन खुफिया एजेंसी ने फिडेल कास्ट्रो की हत्या के लिए शिकागो में जो लॉरेंस बिश्नोई जैसे ही जो छोटे मोटे गैंगस्टर थे, उसका प्रयोग किया था। तो अमेरिकी खुफिया एजेंसी जो दूसरे को सरमन देती है, वो दूसरे को सरमन ना दे अमेरिकी खुफिया एजेंसी। यहां तक कि फिडेल कास्ट्रो के खाने में जहर मिलाने का भी कोशिश किया गया था। खैर, फिडेल कास्ट्रो को बचाने वाले अलग थे और फिडेल कास्ट्रो इस मामले में बच गए थे। तो फिडेल कास्ट्रो के खिलाफ जो युद्ध छेड़ने वाला अमेरिका आज पूरी दुनिया को नसीहत दे रहा है कि भारत छोटे मोटे गैंग के साथ जो है वो ऑपरेट कर रहा है, और कनाडा में जो हत्या हो रही है वो भारत सरकार करवा रही है। ये अमेरिकी सरकार नहीं कह रही है, ध्यान रहे। ये कनाडा के नैरेटिव को चलाने वाले अमेरिका के बुद्धिजीवी, जिनका रिश्ता भारत के बुद्धिजीवी से है, और ये एक कोवर्ट वॉर कहते हैं इसको, ये कोवर्ट इंटेलेक्चुअल वॉर लड़ रहे हैं, ये उनके जानिब से आ रहा है। ये कोवर्ट वॉर जो लड़ाई चल रही है, अमेरिकी खुफिया एजेंसी बनाम पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और भारत के जो तथाकथित इंटेलेक्चुअल, जिनको खुद मालूम नहीं है कि वो कब सीआईए के हाथों खेल जाते हैं, कब आईएसआई के हाथों खेल जाते हैं,
और वो उस नैरेटिव का शिकार बन जाते हैं, उनको इस बात का इल्म नहीं है। तो आपको उनके ऊपर दया करनी चाहिए। सच्चाई यह है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी ये सारा धंधा करवा रही है, इंटेलेक्चुअल को तैयार करवाती है, अपने अपने यूनिवर्सिटीज में बुलाती है, उनको आमंत्रित करवाती है, उन्हें प्रलोभन देती है, पत्रकारों को बुलाती है, लॉयर्स को बुलाती है, डॉक्टर्स को बुलाती है, और इस तरह से पूरे इंटेलिजेंसिया को अपने हिसाब से वो अपना एजेंडा सौंपती है, और उस एजेंडे को बढ़ाने का काम ये पत्रकार, ये वकील, ये प्रोफेसर, ये डॉक्टर और जजेस, ये सारे मिलकर के करते हैं। और उद्योगपति, बिजनेस हाउसेस, उनको भी प्रलोभन देते हैं, उनके साथ तो उनका पूरा व्यापारिक रिश्ता, उनका तो धंधा ही यही है। आज जो बड़े बड़े मीडिया घराने हैं भारत में, उनके वो किनका है? इन्हीं बड़े उद्योगपतियों का है, और उद्योगपतियों पर उनकी नजर रहती है। और इसीलिए आप देखते होंगे कि चीन विरोधी नारा या रशिया विरोधी जो पूरा नैरेटिव हमारे देश में चलता है, हमारा मीडिया पूरी तरह से अमेरिकी एजेंसी के सामने, अमेरिकी सरकार के सामने, अमेरिका के सामने नतमस्तक है। और कहा जाता है कि दो बड़े डेमोक्रेसी, भारत डेमोक्रेसी का नाम लेकर के और अमेरिका को डेमोक्रेसी का नाम लेकर के, दोनों को स्वाभाविक मित्र के रूप में प्रसारित किया जाता है। अब इस जियोपॉलिटिक्स का मुंबई के दाऊद से क्या रिलेशन है? बहुत ही गहरा रिलेशन है, बहुत ही गहरा रिलेशन है। और बाबा सिद्दीकी की हत्या से क्या रिलेशन है?